हेलो नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ सुनील पंचारिया और मैं आप सबका एरोडाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी ये मुहिम आज आगे बढ़ते हुए मूल अधिकारों के अंतिम टॉपिक पर आ गई है। जैसा कि दोस्तों, हमने ये जो मुहिम चला रखी है, इसके अंदर हमने अपना लक्ष्य रखा है कि हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड उन सेलेक्टेड टॉपिक के बारे में थोड़ी लाइट एंड थोड़ी डेप्थ में जाकर चर्चा ही करेंगे, और जिसका लक्ष्य होगा कि जो वर्तमान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो टॉपिक सामान्यतः सिलेबस में डाले जाते हैं, उनके बारे में अच्छी एक चर्चा हो सके और इस चर्चा से जुड़ने वाले तमाम हमारे दोस्त भाई बंधुओं को इसके अंदर एग्जाम में थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, हम अपनी इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए आज अपने इस अंतिम मूल अधिकार पर आ गए हैं। जैसा कि हम पहले दिन ही चर्चा कर चुके हैं कि मूल अधिकार हमें 7 प्रकार के दिए गए थे, लेकिन उनमें से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस संपत्ति के जो अधिकार था उसे हटा दिया गया था। तो जो 6 नंबर मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया था। तो अब जो 7 थे उनमें से 6 बचे थे और हम आज उस छठे अधिकार पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वैसे ये कोई अलग से संपत्ति या वाक इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है, ये मात्र उन तमाम अधिकारों का संविधान में लिखा हुआ एक उपचार है। संविधान में लिखा हुआ एक उपचार है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को, इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं बता दूं, सामान्यतः भारतीय संविधान की अगर आत्मा पूछी जाती है तो वो होते हैं भाग 3 और भाग 4, यानी कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन बाबा साहब से रिलेट करके अगर एग्जाम में कोई लाइन मिलती है, तब ध्यान में रखना बाबा साहब ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की या मूल अधिकारों की आत्मा माना है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है अगर ये अधिकार आपके पास नहीं है तो बाकी के पहले के दिए हुए 5 अधिकार बेकार है, अर्थहीन है। क्यों अर्थहीन है? क्योंकि आप जानते हो कि जो मूल अधिकार हैं वो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है, और जो चीज बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है उसके अंदर संसद अपनी विशेषज्ञता और अपनी जरूरत और देश की आवश्यकताओं को देखते हुए उन मूल अधिकारों के अंदर भी परिवर्तन कर सकती है। तो जब संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है तो क्यों ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे संसद अगर 44वें संविधान संशोधन को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को हटा सकती है, तो वो संपत्ति के अधिकार को हटा सकती है, तो वो संसद अन्य अधिकारों को भी हटा सकती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी हुई? सबसे ज्यादा जरूरी चीज ऐसी एक संस्था की स्थापना करनी हुई जो उन मूल अधिकारों के हनन को रोक सकती हो, और ऐसा ही एक मूल अधिकार हमारे अंदर, हमारे संविधान के अंदर डाल रखा है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि आपके मूल अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए आपको एक और मूल अधिकार दिया गया है, और जो मूल अधिकार आपके बाकी के जो मूल अधिकार दिए हुए हैं उनकी सुरक्षा करेगा, उनका उपचार करेगा, वो भी संवैधानिक ढंग से। इन शॉर्ट कि हमें जितने मूल अधिकार दिए गए हैं उनको बचाने के लिए एक और मूल अधिकार दिया गया है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 है। इसके अंदर कुछ 3-4 सब क्लोज दे रखे हैं, तो पहले आइए इनके बारे में देख लेते हैं, और फिर 33, 34 और 35 जो बचे हुए 5 मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं 3, इनके बारे में भी बाद में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 32 का सब क्लोज ए क्या कहता है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। यानी कि हमारे पास एक मूल अधिकार और है जो ये कहता है कि अगर आपके बाकी के किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर सकते हो। आप जानते हो, सामान्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट कोई मामला पहुंचे उससे पहले सबसे पहले वो सेशन कोर्ट में जाता है। सेशन कोर्ट से निकलने के बाद में उसके खिलाफ में अपील की जाती है, वो हाई कोर्ट में अपील की जाती है। हाई कोर्ट द्वारा एक लीव पिटिशन, स्पेशल लीव पिटिशन द्वारा या फिर हाई कोर्ट द्वारा जारी एक पत्र द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, या हमारा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
कि अगर आपके किसी मूल अधिकार का हनन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर सकते हो। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक बाध्यता हो गई है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसके उस याचिका पर सुनवाई करेगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर याचिका पर सुनवाई करेगा तो उसका पहला दायित्व यही बनेगा कि वो मूल अधिकारों की सुरक्षा करे। तो सब क्लॉज ए कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर सकता है। अब सब क्लॉज बी क्या कहता है? सब क्लॉज बी कहता है ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे, फिलहाल इनके नाम पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिनका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे का नाम है परमादेश, तीसरे का नाम है उत्प्रेषण, चौथे का नाम है अधिकार पर्चा और पांचवे का नाम है प्रतिषेध। यानी कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आदेश जारी कर देगा। ओके, फिर देखते हैं इसका सब क्लोज नंबर 3 वो क्या कहता है? सी, ये कहता है कि संसद को शक्ति दी गई है। किस चीज की? कि संसद अन्य न्यायालय को भी ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता है कि वो मूल अधिकारों का हनन होने पर उन पर कार्रवाई करे। यानी कि हम डायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और संसद को संविधान ये शक्ति देता है कि संसद अपनी, जब संसद को लगे कि किसी परिस्थितियों में ऐसे हालात बन जाए कि बार बार और बहुत ज्यादा मूल अधिकारों के हनन के मामले सामने आने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में संसद सुप्रीम कोर्ट के कार्य बोझ को कम करने के लिए अन्य न्यायालय को भी ये शक्ति प्रदान कर सकता है कि वो भी मूल अधिकारों के हनन की सुनवाई कर सके। तो ये इसका सब क्लोज सी कहता है, यानी कि ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है, राज्य विधायिकाओं को ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और अंतिम डी बताता है कि ये वो मूल जो अनुच्छेद 32 है इसका निलंबन केवल आपात के अलावा नहीं हो सकता। यानी कि अगर देश में आपातकाल है, तब तो हम पहले ही एक बार बोल चुके हैं कि आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर तमाम अनुच्छेदों को, अनुच्छेद 19 तो स्वतः निलंबित हो जाता है और बाकी के जो बचे हुए मूल अधिकार हैं उनका हमारा जो राष्ट्रपति है वो अधिघोषणा द्वारा उन सबको निलंबित कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति उनको निलंबित करेंगे तब तो 32 को भी निलंबित किया जा सकता है, लेकिन बाकी कोई भी इसके अलावा यानी राष्ट्रीय आपात के अलावा कोई अगर परिस्थिति है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 32 का हनन नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा भी है। मूल ढांचे का हिस्सा होने का क्या मतलब हुआ कि संसद इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी कि संसद को यह शक्ति नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली ये जो हमारा मूल अधिकार है इसको हनन कर दे। मैंने पहले बताया था एक बार कि मूल अधिकार, टोटल जो मूल अधिकार है उन्हें संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं माना गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 32 बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। इसका क्या मतलब है कि अब संसद किसी भी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट से यह शक्ति नहीं छीन सकता कि वो मूल अधिकारों की सुनवाई करे। ओके, तो ये था अनुच्छेद 32 जो अपने आप में एक मूल अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट तो अन्य मामलों की भी सुनवाई करता है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, ये 32 नंबर पर लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां आगे आप 130 से आगे देखेंगे, मतलब 124 से लेकर 147-48 तक के जो अनुच्छेद है वहां पर हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, इसका साफ मतलब है कि ये क्या है, ये एक प्रकार का मूल अधिकार है। इसमें स्पेशल यही था। आगे देखते हैं अनुच्छेद, फिर कुछ बचे हुए और अनुच्छेद हैं जो इसके पार्ट नहीं है, छठे के पार्ट नहीं है, छठे में केवल एक ही है, अनुच्छेद 32। उसके बाद 33, 34 और 35 के 5 मूल अधिकारों से संबंधित कुछ प्रावधान और हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि सामान्यतः विद्यार्थी अनुच्छेद 32 तक तो मूल अधिकारों को पढ़ते हैं, 33, 34 और 35 में लापरवाही कर देते हैं और इनकी ये लापरवाही एग्जाम के अंदर कई बार सिली मिस्टेक करवा देती है। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड व्यक्ति अपना फोकस कम करते हैं, विद्यार्थी इन पर ध्यान कम देते हैं और पढ़ाने वाले भी अक्सर इनको इग्नोर कर देते हैं। 32 तक तो सीरियसली पढ़ाते हैं, उसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है। तो आप हमसे जुड़े हैं तो हम वो लापरवाही नहीं करेंगे जिनसे हम एग्जाम के अंदर मात खा जाते हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद 32 ये क्या कहता है। अनुच्छेद 32 कहता है कि संसद, ये भी शक्ति किसको है, संसद को है,
कि संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों, इनके लिए मूल अधिकारों पर कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है। क्या मतलब हुआ कि हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें जितने मूल अधिकार दे रखे हैं वो सारी शक्तियां दे रखी है। क्या आपको लगता है, आप खुद ही लॉजिकली सोच सकते हैं कि खुफिया एजेंसी है, मान लो एक अधिकारी है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ा हुआ है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई व्यक्ति है, वो उसके पास तो देश की कितनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां होती है। अगर वो कह दे कि मुझे तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो फिर वो व्यक्ति बाहर आकर देश की खुफिया जो जानकारियां होती है उन्हें पब्लिकली बांट सकता है। हो सकता है वो जानकारी देश के कुछ दुश्मन होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उनको पता चल सकती है और वो फिर उस जानकारी का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो, इसके लिए जो हमारा संविधान है वह अनुच्छेद 33 के तहत संसद को शक्ति देता है कि वो इन पर, सशस्त्र बलों पर, पुलिस पर, खुफिया एजेंसी पर, अर्धसैनिक बलों पर, इन पर कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है। यानी कि उनको इस तरीके के कोई अधिकार नहीं दिए जाते। जैसे कि संसद ने फिर 1950 में ही हमारी सेना के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया। 1950 में ही नेवी के लिए यानी जल सेना के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया और 1950 में ही वायुसेना के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया और तकरीबन 1976 के आसपास पुलिस बलों 66 में पुलिस बलों के लिए भी एक अधिनियम पारित कर दिया, जो क्या बताते हैं कि इन अधिनियमों में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। लॉजिकल है, वाजिब है और ये होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वप्रमुख है। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहा तो आपको मूल अधिकार देने वाला कौन होगा? तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये प्रावधान किए गए थे, आज भी संविधान में है और इसकी शक्ति किसको है? संसद को है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 कहता है जिस क्षेत्र के अंदर मार्शल लॉ लग जाता है उस क्षेत्र के अंदर मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, क्योंकि मार्शल लॉ का मतलब होता है जैसे कि अपसपा, अपसपा अर्धसैनिक बलों द्वारा किसी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण जमा लेना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश के अंदर आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर माओवाद फैल जाता है, वहां पर उग्र गतिविधियां होने लगती हैं या फिर दंगे प्रसाद की स्थिति बन जाती है। ऐसी परिस्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए भारत सरकार आदेश द्वारा सेना को कुछ शक्तियां प्रदान कर देती है और वहां पर ये वाला अपसपा एक्ट लागू हो जाता है। अपसपा एक्ट लागू होने का मतलब है कि अब सेना वहां पर पूरा क्षेत्र अपने कंट्रोल में कर लेगी और शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास करेगी। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि सेना आपके घर में जांच करने आ जाए, आपकी यानी तलाशी ली जा सकती है, आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तमाम अधिकार सेना को मिल जाते हैं और जब सेना को ये अधिकार मिलते हैं किस एक्ट के तहत? अपसपा के तहत। और जहां पर अपसपा एक्ट लागू होता है उसी को ही बोलते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का सामान्य मतलब क्या हुआ कि ऐसा लॉ जिसके अंदर सेना संपूर्ण क्षेत्र को अपने अधीन कर लेती है उसे बोलते हैं मार्शल लॉ। तो अनुच्छेद 34 कहता है यदि किसी क्षेत्र के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पर संभव है कि आपके मूल अधिकारों का कुछ हनन किया जा सकता है सेना के द्वारा, क्योंकि सेना का लक्ष्य वहां पर शांति स्थापित करना है और शांति स्थापित करने के लिए सेना सामान्य पुलिस की तरह अश्रु गैस या जल पानी की बौछार करना या फिर छोटे बड़े लाठीचार्ज करना ऐसा काम करे जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सेना के हाथ में लाठी नहीं बंदूक होती है, तो स्थिति कैसे भी गंभीर हो सकती है। इसलिए वहां पर आपके मूल अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए अनुच्छेद 32 कहता है जहां पर मार्शल लॉ लगे वहां पर आप शांति बनाए रखें और सेना के दिए हुए निर्देशों का पालन करना सीख जाएं, अन्यथा सेना अपने तरीके से सिखाएगी। यह था अनुच्छेद 34। फिर आता है अनुच्छेद 35। इसके अंदर संसद को जो विशेष शक्तियां दी गई है मूल अधिकारों से संबंध में उसके बारे में चर्चा की गई है। किस प्रकार की? हमने 16 जब अनुच्छेद 16 पढ़ा था लोक नियोजन वाला, उसमें हमने ये भी देखा था कि जो संसद है उसके सब क्लॉज सी में पढ़ा था कि संसद ग्रुप सी और डी की वैकेंसियों में निवास की शर्त लगा सकती है। तो ये शक्ति किसको दी गई थी? संसद को दी गई थी। तो वो बात भी अनुच्छेद 35 के अंदर लिखी हुई है कि संसद निवास की शर्त लगा सकता है।
हमने अभी 32 के अंदर सी सब क्लोज पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि संसद अन्य न्यायालय को ये शक्ति प्रदान कर सकती है कि वो भी मूल अधिकारों के हनन की जांच कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 32 सी भी अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है। वैसे ही अनुच्छेद 17 संसद को शक्ति देता है कि वो जहां पर भी अस्पष्टता होती है वहां पर अस्पष्टता का उन्मूलन के लिए कोई कानून बनाए। और संसद ने 1976 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया था। तो वो भी शक्ति किस अनुच्छेद से मिली थी? अनुच्छेद 35 के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि संसद ऐसे कार्य कर सकती है। तो यानी कि 33 पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारों को कम करता है, 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड है और 35 संसद की कुछ स्पेशल शक्तियों से रिलेटेड है। तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों के बारे में डिटेल में चर्चा की है। उनसे रिलेटेड जो अगर कोई मेजर केस बने थे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, तो हमने उनके बारे में भी बात की। बाकी जो सामान्य अनुच्छेद थे जो इतने ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहते हैं या फिर जिनमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती है, उनके साथ सामान्य चर्चा की। और चर्चा करते करते इस तरीके से हम हमारे अनुच्छेद 35 तक पहुंच चुके हैं। और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रकार का डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम अपने आगे किसी अन्य वीडियो के अंदर आपके कमेंट को जरूर सीरियस लेंगे और उनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो ये मूल अधिकारों वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मूल अधिकार कंप्लीट होने के साथ ही एक नया शब्द हमें देखने को मिला था, वो था रीट। तो रीट और डिक्री क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट जब अपना कोई भी न्यायालय जब अपना आदेश जारी करता है तो उसे डिक्री कहते हैं। और रीट में और उसमें डिक्री में किस चीज का फर्क होता है? जब सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः यानी कोई भी न्यायालय जब आदेश जारी करता है और वो आदेश यदि किसी पत्र पर पहले से ही लिखा हुआ है, केवल नाम पते इस तरीके के ही कोई परिवर्तन हो, बाकी पूरा ढांचा, यानी कि ये जो रीट है ये 5 प्रकार के आदेश हैं और ये 5 प्रकार के आदेश पहले से ही सजाए हुए लिखे हुए हैं। बस इनमें तो व्यक्ति का नाम बदलने की जरूरत होती है या संस्था का नाम बदलने की जरूरत होती है, बाकी ये सब कुछ लिखा हुआ सेटअप है। और जहां भी ये लागू होते हैं फिक्स प्रावधान है। सामान्य तौर पर अगर कोई न्यायालय कोई आदेश जारी करता है तो वो उसके अंदर लिखकर भेजता है कि हम ये आदेश जारी करते हैं कि आपको ये XYZ काम करने हैं। और रीट में क्या फर्क होता है? रीट का एक शब्द ही अपने आप में पूरी व्याख्या कर देगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या करने होंगे और अगर ये ऐसे काम होते हैं तो इनका फिर बाकी प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये तमाम चीजें पहले से ही क्लियर है। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? रीट कहते हैं। रीट का मतलब है कि जो आदेश जारी हुआ उसके बारे में सब कुछ पहले से ही फिक्स है। हेबियस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, ये सभी लोग मतलब जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं वो सभी जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तो केवल इतना बोलेगा, मैं उस एक व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करता हूं, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की जरूरत नहीं है कि भाई अब पुलिस प्रशासन को क्या करना होगा, अब अधीनस्थ न्यायालयों को क्या करना होगा या अब अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें क्या करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं बताएगी कि आप क्या करो, क्योंकि वो तमाम बातें हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है उसके अंदर पहले से ही सब कुछ सेटअप है, वो होती है रीट। ये सामान्य आदेश से थोड़ी सी अलग होती है। तो देखते हैं ये रीट क्या होते हैं। ये जो 5 प्रकार की रीट अभी मैंने बोली है कि ये 5 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार हैं, इनमें से प्रत्येक प्रकार का सामान्य मतलब क्या है, कौन जारी करता है, किसके खिलाफ में जारी करता है, कब जारी करता है, हमें ये 2-3 बातें प्रत्येक रीट के बारे में पता होनी चाहिए। वैसे किताबी भाषा इनकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप शॉर्ट में इनको समझ कर रख लीजिए। इनसे रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उन बिंदुओं को मैंने यहाँ पर उठा लिया है। तो अब रीट का मतलब आप समझ गए कि रीट का मतलब वो पहले से ही एक सेटअप फिक्स किया हुआ ऐसा आदेश जिसके जारी होते तमाम गतिविधियां ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, वो होता है रीट। अब रीट ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई साहब रीट जारी करता कौन कौन है? तो जवाब है रीट जारी करने की शक्ति 2 प्रकार के न्यायालयों को फिलहाल है। एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट, दूसरे का नाम है अन्य न्यायालयों के अन्य राज्यों में उपस्थित हाई कोर्ट्स की। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रीट जारी कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? ये सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद देता है 32 और हाई कोर्ट को कौन देता है? 226। यानी कि अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को भी शक्ति देता है कि वो भी कोई ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करता है तो वो क्या है? वो हमारा एक मूल अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट जब रिट जारी करता है तो वो क्या है? वो हमारा एक विधिक अधिकार है, क्योंकि 226 में मूल अधिकार नहीं लिखे हुए हैं, जबकि संविधान में तो है ही 226, इसलिए वो एक विधिक अधिकार तो है, यानी संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन वो मूल अधिकार नहीं है। जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, इसलिए ये हमारा एक क्या है? मूल अधिकार है। तो यहां हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन होने पर ही रिट जारी करेगा, और हाई कोर्ट वाला तो विधिक अधिकार है। इसका मतलब मूल अधिकार तो कम है। हमारे संविधान के अंदर तो कई प्रकार के अन्य अधिकार भी लिखे हुए हैं जिन्हें संवैधानिक अधिकार कहते हैं। तो क्या संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ में रिट जारी करवानी हो तब क्या किया जाएगा? तब आप डायरेक्टली जा सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। यानी कि हाई कोर्ट विधिक मामलों में भी रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल कब रिट जारी करेगा? जब आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट पावर में हमने अंतर भी देख लिया और अनुच्छेद उनसे जो जुड़े हुए थे उनके बारे में भी देख लिया। अब देखते हैं कि रिट के प्रकार और इनका क्या मतलब होता है। तो पहला है रिट का प्रकार है, उसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इनके अंग्रेजी नाम जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि हिंदी नाम कई बार कंफ्यूजिंग लगेंगे, और आजकल के संस्थान हैं वो हिंदी की बजाय इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करते हैं, इंग्लिश को ज्यादा वैलिड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। तो आप इनके अंग्रेजी नाम भी ध्यान में रख सकते हो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का सामान्य मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उससे हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करो। यानी कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे न्यायालय के अंदर प्रस्तुत करने के लिए हेबियस कॉर्पस जारी की जाती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो केवल ये बोलेंगे हम ए व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की यानी हेबियस कॉर्पस रिट जारी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आप लोग क्या करोगे। पुलिस प्रशासन अपने आप अपने हाथ पैर पर खड़ा हो जाएगा, अन्य जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हक्के बक्के हो जाएंगे। केवल एक काम करने के लिए, वो काम क्या है कि न्यायालय के अंदर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसको उपस्थित करवाना है। अगर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो पूरी प्रशासन, पूरे देश की पुलिस उस एक काम में लग जाएगी, अगर इस व्यक्ति को वहां पर प्रस्तुत करवाना है। मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति, अब एक चीज ध्यान में रखना कि ये जारी कौन करेगा? न्यायालय करेगा। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। दूसरा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनता है, वो होता है कि ये किसके खिलाफ में जारी की जा सकती है? ये सार्वजनिक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ में जारी की जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछने वाली लाइनें हैं कि हेबियस कॉर्पस। अब जरूरी नहीं कि वो आपसे पूछे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है। आपसे हो सकता है वो पूछ ले कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ में जारी किया जा सकता है, तो जवाब होगा सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक जो सरकारी कर्मचारी उनके खिलाफ भी और व्यक्ति के खिलाफ भी हेबियस कॉर्पस जारी किया जा सकता है। और अब हेबियस कॉर्पस जारी करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि किसी व्यक्ति को पुलिस ने या फिर अन्य किसी व्यक्ति ने किडनैप कर लिया। अब किडनैप करने के बाद में मान लो काफी टाइम हो गया, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, पुलिस भी उसकी कार्यवाही धीरे धीरे बंद कर चुकी हो। ऐसी परिस्थिति में मान लो उसके जो रिलेटिव है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वहां पर जाके कहते हैं कि हमारा ये एक्स व्यक्ति है वो गायब है, इतने टाइम से गायब है, अभी तक पुलिस प्रशासन उसे ढूंढ नहीं पाया है। अगर ऐसी कंप्लेंट वहां पर पहुंच गई तो कंप्लेंट पहुंचने के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि हाँ ये कंप्लेंट सच है, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट एक्स के लिए हेबियस कॉर्पस जारी करेगा। जारी करने का मतलब हुआ कि अब देश की तमाम पुलिस कर्मचारी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सब तक एक संदेशा पहुंचेगा कि जितना जल्दी हो सके एक्स व्यक्ति को न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो ये पुलिस प्रशासन की विफलता मानी जाएगी, फिर जो कोर्ट है वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ में कार्रवाई कर देगा। इतनी पावर होती है इस हेबियस कॉर्पस में। तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया, यानी कि जो व्यक्ति किडनैप हुआ या जो लापता है उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए और उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना है। उसके बाद कोर्ट देखेगा कि ये व्यक्ति जो एक्स गायब हुआ था वो सच में गुनहगार था या बेकसूर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो ये तमाम चीजें इनके अध्ययन
इन बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर आती है। दूसरा देखते हैं, एक और रिट जारी होती है जिसे बोलते हैं परमादेश, इसे बोलते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का क्या मतलब हुआ? मैंडेमस का मतलब हुआ कि हमारे द्वारा दिया गया ये एक परम आदेश है, तभी इसका नाम क्या हुआ? परमादेश, यानी कि सबसे बड़ा आदेश है। अब मतलब साफ समझ में आता है कि कोई भी न्यायालय दूसरे संस्थान को ये आदेश जारी करती है। अब वैसे तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि वो आदेश किससे रिलेटेड जारी करेगी? कुछ कार्य करवाने के लिए। तो देखते हैं, पहली चीज कौन जारी करेगा भाई? ये इस बार भी जारी करने वाला कौन है? न्यायालय ही है। कौन कौन से न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ये किसके खिलाफ में जारी किया जाएगा? ये जारी किया जाएगा सार्वजनिक संस्थान के खिलाफ में। यानी कि अब निजी व्यक्तियों को कोई भी न्यायालय ऐसा परम आदेश नहीं जारी कर सकता। न्यायालय केवल सार्वजनिक संगठनों को, यानी पुलिस प्रशासन हो, ऐसे प्रशासन को ही आदेश जारी कर सकता है। निजी व्यक्ति को, निजी व्यक्तिगत तौर पर किसी भी व्यक्ति को ऐसा परम आदेश नहीं जारी होगा। और इसका मतलब क्या होता है? कार्य करवाना। यानी कि न्यायालय जैसे अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अन्य सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे सकता है कि आप अपने इस विभाग के कार्यों को इतना टाइम पर जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, तो वो होता है परमादेश। और तीसरा आता है प्रतिषेध, इसकी इंग्लिश होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। प्रतिषेध का मतलब भी मना करना ही हुआ। प्रोहिबिशन का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ रोकना। अब जब आप किसी व्यक्ति को रोकते हैं तो रोक न्यायालय मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को थोड़ी ना रोक सकता है। तो न्यायालय रोकने का काम किसको करेगा? यानी कि जारी करने वाला फिर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और ये किसके खिलाफ में जारी किए जाते हैं? अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ में। अब यहाँ सभी सार्वजनिक स्थल नहीं है, सभी सार्वजनिक संगठन भी नहीं आते हैं। इनके अंदर अब कौन आ रहे हैं? अधीनस्थ न्यायालय। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को कुछ कार्य करने से रोक सकते हैं। वो कार्य कौन से होंगे? मान लो कि कोई न्यायालय है, वो अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम कर रहा है, तो ये हाई कोर्ट या न्यायालय उस अधिकार क्षेत्र के अधीन लाने के लिए उनको कार्य करने से रोक भी सकता है। परमादेश का मतलब है वो कार्य करने के लिए उन्हें बोल भी सकता है, और प्रतिषेध का मतलब है उन्हें कार्य करने से रोक भी सकता है। लेकिन आदेश तो वो सभी सार्वजनिक संगठनों को दे सकते हैं, और जबकि जो प्रतिषेध है, रोकने वाला कार्य, ये अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ में किया जाता है। फिर आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है सर्स्योरेरी, और सर्स्योरेरी का मतलब होता है न्यायालय को ये अधिकार है, किसको? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो अपने आप को सूचित करें। क्या मतलब हुआ भाई सूचित करने का? तो यानी कि न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को सर्स्योरेरी रीट अगर जारी करता है, तो इसका मतलब होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहते हैं कि आप जो इस क्षेत्र के अंदर निर्णय करने वाले हो, आपने जो निर्णय ले लिया है वो निर्णय आप हमारे पास भेजिए। या मान लो आपने अभी निर्णय लिया नहीं है, आप उस केस की सुनवाई पूरी कर चुके हो, अब निर्णय देने ही वाले हो, तब भी आप निर्णय मत दो, वो सीधा का सीधा केस हम पर दे दीजिए, क्योंकि वो आपके क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है। तो सर्स्योरेरी और प्रतिषेध दोनों ही एक प्रकार से अधीनस्थ न्यायालयों को रोकने के लिए। दोनों में फर्क किस चीज का है? प्रतिषेध तब जारी किया जाता है जब सुनवाई चल रही होती है, और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से बाहर चला गया, सुनवाई के दौरान रोक दिया जाता है। और उत्प्रेषण का मतलब क्या है? कि आपने तो निर्णय ले ही लिया, सुनवाई भी कर ली, जबकि वो आपका अधिकार क्षेत्र था नहीं, तो फिर आप ऐसा कीजिए, अपने निर्णय को वहां पब्लिकली जारी करने की बजाय हमारे पास भेज दीजिए। ये निर्णय लेने के बाद जारी किया जाता है। उत्प्रेषण का मतलब तो ऊपर की ओर भेज देना, और सर्स्योरेरी का मतलब है न्यायालय को अधिकार है कि वो इनसे रिलेटेड जो भी मामला था उसके लिए अपने आप को सूचित करे, या फिर इसे बोलते हैं प्रमाणित करना। यानी कि उस अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने पास लाकर इस निर्णय को प्रमाणित करती है, यानी ऑथेंटिक बनाती है। अन्यथा वो जो पहले लिया गया निर्णय था वो तो पहले से ही अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय था। जब अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया था तो वो निर्णय ऑथेंटिक था नहीं, तो उसे ऑथेंटिसिटी देने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को अपनी ओर ले सकते हैं। फिर अब एक चीज और है कि 1991 से पहले ये निर्णय केवल जो अधीनस्थ न्यायालय थे उनके खिलाफ ही थे। अब 1991 के बाद कुछ प्रशासनिक प्राधिकरण बनते हैं। प्राधिकरण हमने चर्चा की है, संविधान का भाग 14 जिसके अंदर ए जोड़ा गया था, उस 14A के अंदर
प्रशासनिक प्राधिकरणों का उल्लेख है और उन जिनसे रिलेटेड अनुच्छेद था 323। तो अनुच्छेद 323 में जो प्राधिकरण बनते हैं 1991 के बाद उनके खिलाफ भी उन्होंने भी कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई निर्णय दिया है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने उनके निर्णय पर सर्टियोरेरी वाली रीट जारी कर सकता है। और लास्ट रीट होती है उसे बोलते हैं अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा का मतलब होता है को वारंटो, यानी कि किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हैं। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है वो बिना योग्य होने के बावजूद भी किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है, तब न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि यहाँ फिर से किसके खिलाफ जारी हो रही है, व्यक्ति के खिलाफ। व्यक्ति के खिलाफ दो प्रकार की हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकती है और अधिकार पर्चा तो व्यक्ति के खिलाफ ही होती है। दूसरी, सार्वजनिक संगठनों के खिलाफ में बंदी प्रत्यक्षीकरण जा सकता है और दूसरा केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है जो सभी सार्वजनिक संगठनों के खिलाफ में जारी होता है। और एक ये दो, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश है, ये सार्वजनिक संगठनों के खिलाफ होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण और को वारंटो व्यक्ति के खिलाफ होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ होते हैं। ये वाले दो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। आगे देखते हैं, अधिकार पर्चा का मतलब हुआ कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर आसीन है जबकि वो व्यक्ति उस पद की योग्य नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। यानी कि उस अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी पद पर अधिकार कर लेने की जो व्यवस्था होती है उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक को वारंटो वाला रिट जारी करता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि ये 5 प्रकार की रिट होती है। ये जो चीजें हाईलाइट की है, जिन पर मैंने फोकस किया है, इनको आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाकर उन पर थोड़ा विशेष ध्यान में रखना, क्योंकि ये कंफ्यूज जरूर करेंगे। जैसे यहाँ सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ में दो, सार्वजनिक संगठनों यानी पुलिस बल हुआ, इनके खिलाफ में 2 प्रकार की रिट हो जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। जबकि व्यक्तिगत के स्तर पर को वारंटो और बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ में ये वाली 2। तो आपको पता होना चाहिए किन के खिलाफ में जारी की जाती है और इनका सामान्य मतलब क्या होता है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमारा वीडियो भी लाइक करते रहिए। धन्यवाद।